Assalamualaikum students. I am Afshan Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Dear students, today we are going to start our 7th lecture and the topic is compound and the page number is 7. First of all, we will discuss the definition of compounds. Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. अभी हमने कंपाउंड की डेफिनेशन स्टडी की है, तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है एलिमेंट। जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था एलिमेंट्स का, उसमें हमने पढ़ी थी एलिमेंट की डेफिनेशन कि एलिमेंट्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उनका फिक्स जो होती है एटॉमिक नंबर्स होते हैं और उनके सेम टाइप ऑफ एटम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब हमने पढ़ी है कंपाउंड की डेफिनेशन। जब जैसे हमने कोई भी एलिमेंट पढ़ा, जैसे हाइड्रोजन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो व्हेन टू or more elements combined together they will form compounds. For example, हाइड्रोजन हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन H and chlorine Cl. When both hydrogen and chlorine will combine together they will form hydrogen chloride. वो एक कंपाउंड बन जाएगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इंटायरली डिफरेंट होंगी, प्योरली डिफरेंट होंगी फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोराइन। जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन सेपरेट थे, दोनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन इज़ अ गैस, क्लोरीन इज़ ऑल्सो अ गैस। व्हेन दे आर सेपरेट, जब वो अलग होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब हम उन्हें केमिकली कंबाइन कर देते हैं, केमिकली कंबाइन करने का मतलब होता है हम रेशो ले लेते हैं, 1:1 ले लें, हाइड्रोजन की 1 ले लें, क्लोरीन की 1 ले लें, तो उनके जो रेशो ले लेते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स मास बाय रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो हम वाटर की फॉर्मेशन चेक करते हैं। वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है H2O। जब वाटर बनता है, वाटर किन 2 चीज़ों से बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेशो देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो वो कितने बन जाएंगे, उनका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, 2, ठीक हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जब हम 16 लेते हैं तो आप उनकी रेशो बना लो, सिंपलेस्ट रेशो बना लो, तो वो क्या बन जाएगी, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो वो क्या हो जाती है, 1:8। 1:8 जो होगी वो आपकी फिक्स रेशो होती है, जिससे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करते हैं, फिर आप वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर आप देखें, इन्होंने लिखा हुआ है फिक्स रेशो बाय मास। अभी हमने डिस्कस किया फिक्स रेशो बाय मास क्या होगा, क्या अगर आप केमिकली कंबाइन कर दें दोनों चीज़ों को तो वो क्या होगा, उनकी फ़िक्स रेशो आप ले लें, उनकी आप सिंपलेस्ट रेशो अगर आप निकाल लेते हैं तो वो उनका क्या होता है, फिक्स रेशो बाय मास होता है। अब हमने उनको केमिकली कंबाइन कर लिया तो ये क्या बन गए, कंपाउंड बन गए। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, एलिमेंट्स जो जब कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के जैसे वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन हमने कंबाइन किया, फिर हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। हाइड्रोजन पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट थी, हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन भी एक गैस थी, दोनों गैसेस को हमने कंबाइन किया, हमने वाटर बना दिया, ठीक है। तो वाटर बना दिया तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, इंटायरली डिफरेंट हो गई। वाटर एक लिक्विड हो गया, वाटर टेस्टलेस हो गया, वाटर का कोई कलर नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, इंटायरली डिफरेंट हो गई। इट मीन्स कि जब आप एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स जब कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं फ्रॉम दी एलिमेंट्स। होते तो वही एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। जब आप इनको कंबाइन करते हो कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो कंपाउंड्स को आप सिंपल ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप पानी है आपके पास, तो आप देखो आपके घर में पानी आ रहा है, ठीक है, तो आप उस पानी को, उस वाटर को आप सिंपल फिजिकल मेथड के साथ, सिंपल फिजिकल मेथड मीन्स बाय यूजिंग योर हैंड्स,
आप अपने हाथों के साथ सिंपल मिक्सिंग के साथ, सिंपल सेपरेशन के प्रोसेस के साथ आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है आपके पास, तो आप उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फ़ौरन से डिकम्पोज नहीं कर सकते। डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे जो आपके सिंपल फिजिकल मेथड हैं उसमें आप जाता है आपका वेपोरेशन प्रोसेस। वेपोरेशन प्रोसेस का मतलब होता है आप बाहर धूप में पानी रख रहे हो, तो मतलब अवेपोरेशन मतलब अवेपोरेट करवा देना, किसी चीज़ को अपने हाथ से रख के अवेपोरेट करवा देना। वो अवेपोरेट तो होगा, वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अपने एलिमेंट्स के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होगा। फिर भी फिल्ट्रेशन करवा देना। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज़ को प्योरिटीज़ से सेपरेट करवा देना। ठीक है, अगर पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसको हम फिल्टर पेपर के ज़रिए से सेपरेट करवा दें, तो उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन होता है फिज़िकल मेथड। क्रिस्टलाइजेशन में होता है कि आपने अगर पानी के अंदर नमक मिक्स किया हुआ है तो आप उसको हीट करके उसको फ़िल्टर पेपर में से सेपरेट करोगे, तो जो क्रिस्टल्स होंगे नमक के वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा। लेकिन इन सब मेथड्स के ज़रिए से अगर आप देखो तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं किया हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इसका मतलब है आप फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट नहीं कर सकते। उनको सेपरेट करने के लिए एक केमिकल प्रोसेस चाहिए होता है जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, या कोई और प्रोसेस आप यूज़ करते हो। तो इन प्रोसेसेस के ज़रिए से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कंपाउंड्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते सिंपल सब्सटेंसेस में। कंपाउंड्स जो होते हैं अपने, जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं कर सकते। मतलब वो डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। उनको हम फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हमेशा हमें केमिकल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमने अभी वाटर का फार्मूला पढ़ा, तो वाटर के फार्मूला में हमने लिखा H2O। तो H2O क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है वाटर का। इसी तरह जैसे HCl है, हमने कहा था हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। तो हमेशा कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम एक केमिकल फार्मूलाज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हम यूज़ करते हैं। तो उसका फार्मूला होता है H2SO4। वो भी एक केमिकल फार्मूला है। आप घरों में गैस यूज़ कर रहे हैं, हम बर्नर्स ऑन करते हैं, गैस यूज़ करते हैं, तो वो गैस क्या होती है? मीथेन गैस होती है। तो उस गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CH4 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो CH4 क्या है? वो भी एक केमिकल फार्मूला है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हमेशा एक केमिकल फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड्स को हमेशा कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमेशा होमोजीनस होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब इनकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, मतलब सेम कंपोजिशन से ये बनते हैं। तो इनका मतलब है ये क्या होते हैं? होमोजीनियस इन कंपोजिशन होते हैं। अब इनकी हमने देखा था कि फिक्स रेशियो बाय मास होती है। तो फिक्स रेशियो बाय मास का मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, शार्प होता है। शार्प मीन्स तेज़ होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये जो थी ये टिपिकल प्रॉपर्टीज़ थी कंपाउंड्स की जो हमने डिस्कस की हैं। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास कंपाउंड्स की फिक्स रेशियो को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12 और ऑक्सीजन एक। कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन होती हैं, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो हमारे पास दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 16 + 16 32 बन जाता है वो। ठीक है, तो अगर हम उसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, हम उसको डिवाइड करके हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो जो आती है वो हमारे पास आती है 3:8। तो इस रेशियो के साथ हम इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स रेशियो बाय मास। तो ये जो थी हमने डिस्कस की है कंपाउंड और उसकी डेफिनेशन।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये केमिकल बॉन्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। केमिकल बॉन्ड्स को वैसे हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक बॉन्ड। इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड्स के अंदर वो 2 तरह के हैं, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स तब बनते हैं जब कोई एक एलिमेंट जो होता है कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे। फॉर एग्जांपल हम छोटी सी अपनी डेली रूटीन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे आप 2 क्लास फेलोज हैं ना, तो आपके एक के पास एक पेंसिल है, दूसरे के पास भी एक पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपनी स्पेयर पेंसिल जो होती है, अपनी एक्स्ट्रा पेंसिल जो होती है दूसरे को कम्प्लीटली दे देते हो। तो कम्प्लीटली दे दिया आपने, आप उसे वापस नहीं ले रहे, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड बना है आपका वो आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। कम्प्लीटली आप जब किसी को अपनी कोई चीज़ दे देते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब जब आप शेयरिंग करते हो। आप 2 क्लास फेलोज बैठे हैं, आप शेयर कर रहे हो, आपके पास एक मार्कर है, थोड़ी देर वो यूज़ कर रहा है, थोड़ी देर वो यूज़ कर रहा है, तो आप शेयर कर रहे हैं। तो जब शेयरिंग से कोई चीज़ बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जो बॉन्ड बनता है, कंपाउंड्स बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, पाए नहीं जाते। ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे NaCl का क्रिस्टल होता है वो भी एक आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है। उसमें ऑपोजिटली चार्ज आएंगे, जैसे अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो HCl, ठीक है, या NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Na के पास सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो वो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन, हर एलिमेंट, हर एटम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, तो उसको अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। आउटरमोस्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो वो क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है, इस तरह से हम ये बता रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑपोजिटली चार्ज आयंस से बनते हैं। ऑपोजिटली चार्ज आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं। इनके अंदर ऑपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एक और चीज़, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फॉर्मूला यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे Kbr, CuSO4, ठीक है। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला से। एक चीज़ ये आपने याद रखनी है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फॉर्मूला यूनिट्स के साथ, और जो मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनको मोलिकुलर फार्मूलाज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलिकुलर फार्मूलाज जो होते हैं उनका फार्मूला जैसे वाटर मोलिकुलर फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड मोलिकुलर फार्मूला है, CH4, ये सारे क्या है, मोलिकुलर फार्मूलाज। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कि उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, आयनिक और कोवेलेंट में। आयनिक जो होते हैं वो अपोजिटली चार्ज आयन से बनते हैं, जो कोवेलेंट होते हैं वो सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को आप फॉर्मूला यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स को आप मोलिकुलर फार्मूलाज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक फार्मूला यूनिट्स की आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल Kbr, NaCl, ठीक है, MgCl2। जो आपके मोलिकुलर फार्मूलाज होते हैं उनमें आपकी एग्जांपल आ जाती है HCl, CH4, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी आपके पास क्या आ जाती हैं, मोलिकुलर फार्मूलाज आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको कंपाउंड्स और उनके कुछ केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं। सबसे पहले है वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड, रेत, उसका फार्मूला होता है SiO2।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसे कहा जाता है NaOH, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10 वाटर। ये जो 10 वाटर होते हैं इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में Na2CO3 के साथ अटैच होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विक लाइम कहा जाता है CaO, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन कहा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जो आप पत्थर यूज़ करते हैं घरों में वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है शुगर। शुगर जो हम डेली यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। और अमोनिया फर्टिलाइजर्स आपने सुना हुआ है, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये हमारा टॉपिक था कंपाउंड्स का, जिसमें हमने कंपाउंड्स की डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल्स, फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आयनिक है तो उसको फॉर्मूला यूनिट के साथ, अगर कोवेलेंट है तो उसको मोलिकुलर फॉर्मूलाज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने एक टेबल डिस्कस किया है जिसके अंदर हमने कंपाउंड्स जो है उनके कॉमन नेम और उनके साइंटिफिक नेम्स को स्टडी किया है। फिर हमने उनके केमिकल फार्मूलाज को डिस्कस किया है। तो ये जो है टेबल आपके पास है, ये MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको कॉमन नेम्स दे दिए जाते हैं और आपसे उनका केमिकल फार्मूला लिखने को दे दिया जाता है। कभी आपको जो साइंटिफिक नेम है वो दे दिया जाता है, आपने कॉमन नेम लिखना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 2 दी है उसके जो फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंपाउंड के टॉपिक को कवर करते हैं, तो वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। थैंक यू।